बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम डोमेन 1 की सबसे आखिरी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1B इसको सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस भी हैं, कुछ डेफिनेशंस इंक्लूड होंगी। आज के लेक्चर के अंदर हमने ये 16 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं और उसके साथ ये डिफाइन द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर 9 डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में पढ़ना है। कोशिश होगी मेरी कि मैं कंप्लीट आपको सॉल्व करवाऊं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन, यानी एमसीक्यूज क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ इफ ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ सेट देन सिंबॉलिकली, अलामती तौर पर, इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे जाहिर किया जाता है। ए ऑप्शन, ए इज मेंबर ऑफ ए, ये तो मेंबर है। ए माइनस ए, नहीं, इसकी ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ए मेंबर नहीं है ए का, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। इफ ए इज नॉट अ मेंबर, अगर ए मेंबर नहीं है किसी सेट ए का, तो उसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। ये ए इंटरसेक्शन है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका पार्ट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। सेट वो होता है जिसके अंदर आप वाज़े और मुख्तलिफ, डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट, रिपीट ना हो कोई एलिमेंट। 1 2 3 ABC, 2 3 4 1 2 2, देखें इसमें 2 टाइम आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है ये वाला। तो उसने ऊपर पूछा ये है कि सेट कौन सा नहीं है, कौन सा सेट नहीं है। तो ये वाला सेट नहीं है, बाकी तमाम सेट हैं। 3, a set consisting of all subsets of a set A is called, एक ऐसा बड़ा सेट जिसके अंदर तमाम सबसेट्स मौजूद हों, ऐसे सेट को कहते हैं क्या? सबसेट? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सल सेट? नहीं। पावर सेट? जी बिल्कुल, पावर सेट कहते हैं। बड़ा सेट जिसके अंदर तमाम सबसेट्स इकट्ठे होते हैं उसको कहते हैं पावर सेट, और इसका फार्मूला ये होता है 2 रेज़ टू पावर n। पावर सेट के मेंबर्स की तादाद 2 रेज़ टू पावर n से निकाली जाती है। उसके बाद है पार्ट नंबर 4, इसमें लिखा है इफ़ यू, एक ये वाला सेट है, ए सेट है इवन नंबर्स वाला 2 4 6 8 10, और बी जो सेट है ऑड नंबर्स का सेट है 1 3 5 अप टू 9। तो फिर हमसे पूछा गया है देन ए माइनस बी कम्प्लीमेंट किस चीज़ के इक्वल होगा। तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये जो कम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है यू में से माइनस कर देना, जिसके ऊपर भी सी होगा। ये जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ ये चीज़ सॉल्व करवाई हुई है। 1.15 एक्सरसाइज, 16 17 एक्सरसाइज, ये उनके अंदर क्वेश्चंस थे। अब देख लें, पहले सेट यू है, इस सेट यू को मैं लिख देता हूँ। यू कौन सा सेट है? 1 2 3 एंड अप टू 10, 10 तक ये वाला जो है ना सेट यू है। फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद ब्रैकेट, और सेट ए में से बी को माइनस किया हुआ है। ए सेट कौन सा है? 2 4 6 अप टू 10, और इसमें से माइनस किसको किया हुआ है? सेट बी को। बी कौन सा है? 1 3 5 अप टू 9, 7 एंड 9। फिर ब्रैकेट क्लोज होगी, ये ब्रैकेट। अब पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है। बाहर वाला एज इट इज आ जाएगा 1 2 3 अप टू 10। अब देख लें, जो सबट्रैक्शन होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, पहले सेट के वो वाले एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दूसरे में कैंसिल नहीं होते। तो 2 है इधर मौजूद, इधर कैंसिल नहीं हुआ, आ गया। 4 इधर है, इधर नहीं था, कैंसिल नहीं हुआ, बच गया। 6 इधर है, इधर नहीं था, 6 बच गया। 8 इधर है, 10 इधर है, उधर बच गया, कैंसिल नहीं हुआ। तो ये सारे जो इवन नंबर्स थे आ गए हैं। अब इन दो की सबट्रैक्शन है, देख लें, यहाँ पे 1 मौजूद है, 2 कैंसिल हो गया इस 2 के साथ, बाकी 3 आ गया। 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 आ गया, बाकी 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 9 कैंसिल नहीं होगा, 10 कैंसिल हो जाएगा। 1 3 5 7 9, ये कौन सा सेट था? ये सेट बी था। लिहाजा जो जवाब बना वो कौन सा बना? सेट बी। या आपने इसका सोल्यूशन देखा, थोड़ा सा रिवर्स करके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सोल्यूशन वाले होते हैं, आप उनको रफ वर्क के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको सॉल्व करके रेज कर दिया। आप भी अपने पास एक लेड पेंसिल रख लीजिए, कच्ची पेंसिल, उसकी मदद से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया पांचवा, एक पावर सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एक खाली सेट है, फिर एक एक एलिमेंट है, फिर 2 एलिमेंट है।
कहता है कि अगर ये पावर सेट हो देन सेट ए इज इक्वल टू, फिर ये जो सेट ए होगा वो किसके इक्वल होगा, पावर सेट का जो आखिरी एलिमेंट होता है उसके इक्वल होगा। ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है ए बी। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है डी ये बेस्ट है, सही है, बाकी तीनों गलत हैं। ये वाला सेट था ए बी, जब इसका पावर सेट लिया तो वो ये बना। अब उसने पावर सेट हमें दे दिया है और ओरिजिनल सेट के बारे में पूछ लिया, और वो सेट कौन सा है, ये वाला ए बी। इम्प्रॉपर ना खुद ब खुद आ जाता है लास्ट में। उसके बाद आ गया प्रोपोर्शन मीन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, दो रेशोज के दरमियान इक्वलिटी का ताल्लुक। इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज, इक्वलिटी ऑफ क्वांटिटीज नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इनइक्वलिटी ऑफ रेशोज बिल्कुल नहीं। इनइक्वलिटी ऑफ नहीं। इक्वलिटी कहते हैं बराबरी को, इनइक्वलिटी तो ना बराबरी होती है। इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज, दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक को प्रोपोर्शन कहते हैं। पार्ट नंबर 7 है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये पहला बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन गलत है, इनवर्स प्रोपोर्शन डिवीजन नहीं। ये फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये तरफैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का हासिल ज़रब भी इसको कहते हैं उर्दू में। पार्ट नंबर 8 में लिखा हुआ है अ रिलेशन इन विच इंक्रीज वन क्वांटिटी काजेज प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी, यानी एक चीज़ बढ़ रही है उसके साथ ही दूसरी भी बढ़ रही है, देन द अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड। जिन दोनों अगर डायरेक्शन एक ही साइड पे हो तो ऐसे प्रोपोर्शन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ये वाला ऑप्शन सही है। कंपाउंड में तो दो या दो से ज़्यादा रेशोज होती हैं, ये रेशो बिल्कुल भी नहीं है। इनवर्स के अंदर एक बढ़ रही होती है दूसरी कम हो रही होती है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि एक बढ़ रही होगी तो दूसरी भी उसी निस्बत से बढ़ रही होगी। अ रिलेशन इन विच इंक्रीज वन क्वांटिटी काजेज प्रोपोर्शनल इंक्रीज, उसी हिसाब से दूसरे के अंदर भी तब्दीली बढ़ रही है, ऐसी को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। एक की बढ़ रही हो दूसरी कम हो रही हो, इंक्रीज एंड डिक्रीज होता तो फिर इनवर्स आना था, लेकिन अब डायरेक्ट है। पार्ट नंबर 9 में लिखा है द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, एक ही जैसी दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक को रेशो कहते हैं। ये रेशो की डेफिनेशन है, आपने याद की होगी। स्टार्ट में मैंने जब भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज उससे पहले मैं बताता हूँ, और ये मैंने टाइप ऑफ प्रोपोर्शन भी बताई थी, रेशोज भी बताई थी, मुझे याद है। उसके बाद पार्ट नंबर 10 है द रिलेशन बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शनल्स इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये कंपाउंड की डेफिनेशन है, दो प्रोपोर्शन आ जाएं, जैसा कि आपने इनहेरिटेंस का लास्ट लेक्चर देखा 1.24, फिर उससे पहले 1.23 एक्सरसाइज थी, फिर उससे पहले 1.22 एक्सरसाइज थी। उन सब के अंदर हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में देखा कि एक रेशो आती है फिर दूसरी रेशो भी आ जाती है। तो एक क्वांटिटी इधर आ जाती थी, एक क्वांटिटी इधर आ जाती थी, एक क्वांटिटी इधर, तो आप क्या कहेंगे, दो या दो से ज़्यादा रेशोज वाली जो होती है स्टेटमेंट, उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। और प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द रिलेशन बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शनल इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन। अ पर्सन हु बाइज लाइफ इंश्योरेंस, एक ऐसा बंदा जो लाइफ इंश्योरेंस खरीदता है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कहते हैं ऐसे आदमी को जो कंपनी से बीमा या इंश्योरेंस खरीदता है। इंश्योरर कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले को, ये ऑप्शन नहीं है। लेसर ये भी नहीं है। बेनिफिशियरी फ़ायदा उठाने वाला होता है लेकिन नहीं, ये ऑप्शन नहीं सही, इंश्योर्ड इसका ऑप्शन है। टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम इट्स मार्केट प्राइस, ये आपने पढ़ा, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। मार्केट प्राइस और ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस होती है उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो यही पूछा है, टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम इट्स मार्क प्राइस, जो उसके ऊपर लिखी होती है कीमत किसी भी चीज़ के ऊपर, उसको कम कर देने को क्या कहते हैं, उसको डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट की डेफिनेशन है प्रॉफिट नहीं है, पीरियड भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है। सो ऑप्शन इज ए, दैट इज डिस्काउंट। पार्ट नंबर 13 है द टाइम फॉर विच ये क्या लिखा हुआ है, पार्टिकुलर अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज नॉन एज, ये आपने एक फार्मूला यूज़ करवाया था मैंने आपको, PRT, इंटरेस्ट या प्रॉफिट, दिस इज इक्वल टू PRT। तो ये जो इसके अंदर टी होता है ये टाइम को जाहिर करता है। सो प्रॉफिट नहीं है, मार्कअप रेट नहीं है, पीरियड नहीं है। द टाइम फॉर विच अ पार्टिकुलर अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज नॉन एज, अच्छा सॉरी, पार्टिकुलर अमाउंट के बारे में पूछा गया, जो किसी मखसूस वक़्त में इन्वेस्ट की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। भाई ये टाइम के बारे में नहीं है, बल्कि कहते हैं मखसूस वक़्त में जो इन्वेस्ट की जाती है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए, उस रकम को क्या कहते हैं, उस ख़ास अमाउंट को। तो उस ख़ास अमाउंट का नाम ना ही तो प्रॉफिट है, ना ही मार्कअप रेट है,
ना ही पीरियड है, बल्कि उस खास अमाउंट का नाम प्रिंसिपल अमाउंट है। सो बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं है, जस्ट ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अब पार्ट नंबर 14 में आ जाइए। अ बिजनेस इन विच 2 और मोर पर्संस रन द बिजनेस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, दो या दो से ज्यादा आदमी जो किसी एक कारोबार को चलाते हैं और उसके जिम्मेदार होते हैं, फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस, फायदे और नफा और नुकसान के हिस्सेदार होते हैं, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं? नहीं। पार्टनरशिप कहते हैं? जी बिल्कुल, शराकतदारी कहते हैं। और 1.22 या 1.23 एक्सरसाइज थी जिसके अंदर पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। मार्कअप नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, पार्टनरशिप है भाई इसका आंसर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज 100 rupees. If it is sold at 10% discount, then the selling price of the car 10% discount. अब देख लें, आप निकालें 10% ऑफ 100, तो ये क्या आंसर बनेगा? 10% ऑफ की जगह ज़रब और ये 100, ये कैंसिल हो गया, जवाब आ गया 10 रुपये। 10 रुपये डिस्काउंट किया भाई उसने। अब 100 उसकी कॉस्ट प्राइस थी या उसके जो कीमती ख़रीद थी, उसके ऊपर 10 रुपये डिस्काउंट दे दिया गया। अब उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? 90 रुपये होगी, सारी बात है। 100 में से 10 माइनस कर देंगे, 90, 110 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है 16 लास्ट जो एमसीक्यूज है, व्हेन अ पर्सन डाइज, जब कोई आदमी मर जाता है, देन द एसेट्स लेफ्ट बाय हिम आर कॉल्ड, तो जो असासे छोड़ जाता है उसको क्या कहते हैं? पीरियड? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल अमाउंट? नहीं। इनहेरिटेंस कहते हैं उसको, विरासत कहते हैं। और आखिरी जो एक्सरसाइज थी 1.24, उसके अंदर हमने इसको फाइंड आउट करने का तरीका सीखा था कि कैसे जो इनहेरिटेंस होती है वो परफॉर्म करनी है, कैसे बच्चों के अंदर, बेवा के अंदर और बाकी जो मामलात हैं उनको कैसे तय करना है। तो उनके मखसूस रेट्स थे, बेटे को 2 गुना, बेटी को 1 हिस्सा, और उसके बाद जो बेवा होती है उसको 8वां हिस्सा, और अगर बेगम फौत हो जाए तो खामन को 4था हिस्सा। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस 1.24 एक्सरसाइज के अंदर हमने सॉल्व किए थे, और अब हमने इनके एमसीक्यूज भी पढ़ ली हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द फॉलोइंग, यानी इनकी तारीफें बतानी है आपने कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रफ वर्क में मैं बता देता हूँ आपको। अगर एक क्वांटिटी बढ़े, उसी निस्बत से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही हो, तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। या एक कम हो रही हो, दूसरी भी उसी निस्बत से कम हो रही हो, तो इसको भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। बिकॉज जीना मरना एक साथ, कि बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, कम हो रही तो दूसरी भी कम हो रही, दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है एरोज की। अब इसकी प्रॉपर आप कैसे लिखेंगे, फॉर्मेलिटी आपको जस्ट परफॉर्म करनी पड़ेगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज अ रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक ऐसा ताल्लुक होता है, इन विच इंक्रीज, मैं इस चीज को अब नहीं पढ़ता, इन विच इंक्रीजेज वन क्वांटिटी काजेज प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। एक बढ़ रही हो तो दूसरी भी बढ़ रही हो। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्स, अगर हम अंडों की तादाद बढ़ा दें, देन द कॉस्ट ऑफ एग्स विल इंक्रीज। अगर हम अंडे बढ़ा देते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी कीमत भी बढ़ जाएगी, और अगर हम अंडे कम कर देते हैं तो उनकी कीमत भी कम हो जाएगी। अब ये डिक्रीजेज वाला भी साथ शामिल कर लें, इसको पढ़ेंगे इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसको आर पढ़ लें, इंक्रीज आर डिक्रीज। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है? कि एक चीज़ तो बढ़ रही है लेकिन दूसरी साथ में कम हो रही है, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकंड डेफिनेशन ये वाली पहले हमने पढ़ ली। दूसरी की तरफ आते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इसमें लिखा हुआ है इनवर्स प्रोपोर्शन इज अ रिलेशन। इनवर्स प्रोपोर्शन एक ऐसा ताल्लुक होता है इन विच इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, देन द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज, फिर दूसरी कम हो रही होती है। एक बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, या ऐसा हो रहा है कि एक कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है। तो इसको साथ शामिल कर लें आप। ये इंक्रीज होगा तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, अगर एक डिक्रीज होगी तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ वो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार, अगर हम कार की स्पीड बढ़ा देते हैं, देन लेस टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन, फिर मंजिल पे पहुंचने के लिए वक्त थोड़ा दरकार होगा। स्पीड और टाइम आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तीसरी डेफिनेशन है जी कंपाउंड प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन आपने पढ़ा कि दो रेशोज के दरमियान जो ताल्लुक होता है इक्वलिटी का, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब बिल्कुल उस उन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही डेफिनेशन होती है कंपाउंड प्रोपोर्शन की, कि हम इसको कह सकते हैं दो या दो से ज़्यादा रेशोज के दरमियान इक्वलिटी के ताल्लुक को कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शंस के दरमियान। यहाँ लिखा हुआ है 70 मैन कैन कंप्लीट, ये देखें मैन आ गया, कंप्लीट अवाल यहाँ पे लेंथ आ गई, और यहाँ पे 12 डेज आ गए। 1, 2 और 3 चीज़ें आ गई हैं, और इनके दरमियान जो प्रोपोर्शन बनाएंगे उसको कंपाउंड प्रोपोर्शन कहेंगे। ये उसकी एग्जांपल आ गई, ठीक है। अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी? दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शंस को कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं, और ये उसकी एग्जांपल है। इसके बेशुमार क्वेश्चंस हमने पीछे एक एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व किए हैं।
नेक्स्ट आ गया जनाब कंपाउंड प्रोपोर्शन के बाद लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फार्मूला है, लॉस उस वक्त होता है जब आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा हो, कीमत ख़रीद आपने ज़्यादा की ख़रीदी हो, कॉस्ट प्राइस इसको सीपी भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको लॉस बोलते हैं। लेकिन उसने डिमांड किया लॉस परसेंटेज, तो मैंने आपको शायद बताया है कि जिसकी भी परसेंटेज मालूम करनी है उसको बटे के ऊपर रखेंगे और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। बटे में लिखना है कॉस्ट प्राइस, यानी कीमत ख़रीद के ऊपर ही होता है नफ़ा या नुकसान। तो प्रॉफिट परसेंटेज लेनी हो तो ऊपर प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, और अगर लॉस परसेंटेज लेनी हो ऊपर लॉस नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो ये फार्मूला आ गया लॉस परसेंटेज का। उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट कहते हैं कि आप मार्केट में गए, आपने देखा एक किताब के ऊपर कीमत लिखी हुई थी, वो कीमत कितनी थी 500 रुपये, लेकिन जब आपका बुक खरीदने लगते हैं तो वो आपको क्या करता है दुकानदार, वो कहता है भाई आप 360 रुपये में ले लें। अब जो इन दोनों का डिफरेंस है एम पी माइनस एस पी, मार्केट प्राइस 500 और इनके दरमियान जो डिफरेंस है 360 के दरमियान 140 रुपये तक, 140 बन गया। इस डिफरेंस को या इस अमाउंट को बोलेंगे डिस्काउंट। वो जो प्यार मोहब्बत करता है दुकान वाला, छोड़ देता है अमाउंट, उसको कहते हैं डिस्काउंट। तो आप डिस्काउंट की डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखी हुई है, आपने ये वाली याद करनी है। ये तो समझाने के लिए मैंने सहारा लिया, लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में टॉपिक था 1.6.5 और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की। डिस्काउंट मीन्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। डिस्काउंट का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर रकम को कम कर देना, फ्रॉम इट्स मार्क प्राइस, उसके जो ऊपर लिखी होती है मार्क की होती है कीमत उससे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट प्राइस आर रेगुलर प्राइस। आफ्टर रिडक्शन द अमाउंट इज नोन एज द सेलिंग प्राइस। 500 ऊपर लिखा हुआ था, 360 में बेच रहे हैं, 360 को सेलिंग प्राइस कहेंगे, जो ऊपर लिखी थी उसको मार्क प्राइस कहेंगे, दोनों का जो डिफरेंस है उसको डिस्काउंट कहेंगे। द डिस्काउंट इज द अमाउंट यू सेव्ड इन बाइंग एन आर्टिकल। डिस्काउंट रायत वो रकम होती है जो आप कोई चीज़ खरीदते वक्त बचा लेते हैं, यानी 140 रुपये आपने बचा लिया, ये आपका डिस्काउंट है। फार्मूला क्या, डिस्काउंट इज इक्वल टू एम पी माइनस एस पी, यानी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और 6 जो डेफिनेशन है वो मार्कअप के बारे में। मार्कअप कहते हैं सूद को, उर्फ आम में आप इसको इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, सूद भी कह सकते हैं, रबा भी कहते हैं इसको, रबा या रबा ही कहते हैं आई थिंक। ये क्या होता है कि आप बैंक से या किसी से लोन लेते हैं, पैसे लेते हैं, तो आपने लिए पैसे 1 लाख रुपया, बदले में आपको 1,20,000 या 30,000 देना पड़ता है। वो जो ऊपर वाले 20 या 30,000 रुपये हैं उसको मार्कअप कहते हैं। अब वो कैसे इसके डिफाइन करते हैं आपके बुक में जो राइटर है कहता है व्हेन वी बोरो मनी, जब हम रकम लेते हैं उधार फ्रॉम अ बैंक टू रन अ बिजनेस, अपना कारोबार करने के लिए, द बैंक इन रिटर्न रिसीव सम एक्स्ट्रा अमाउंट, तो बैंक वापसी पे कुछ ज़्यादा रकम वसूल करता है, अलॉन्ग विद द एक्चुअल मनी गिवन, जो उसने असल रकम दी थी उससे ज़्यादा। दिस एक्स्ट्रा मनी विच द बैंक रिसीव इज नॉन एज मार्कअप, वो जो एक्स्ट्रा रकम बैंक लेता है उसको सूद या मार्कअप कहते हैं। 7th डेफिनेशन है इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। अब विरासत क्या होती है कि एक आदमी कोई भी खुदा न खास्ता फौत हो गया तो उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी अब वो उसके वारसों के अंदर तकसीम होनी है, इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। डेफिनेशन क्या बुक में वो लिखी हुई है जनाब, व्हेन अ पर्सन डाइज, जब एक आदमी मरता है, देन द एसेट्स लेफ्ट बाय हिम, तो जो उसने असासे छोड़े होते हैं, आर कॉल्ड इनहेरिटेंस, तो वो उसकी वरासत कहलाती हैं। एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज लीगल इनहेरिटर्स, तो वो जो उसके कानूनी वरासा होते हैं उनके दरमियान तकसीम किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया ला, इस्लामी शरई कानूनों के मुताबिक। इन इस्लाम के अंदर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस, इस्लाम के अंदर वरासत की तकसीम के जो असूल हैं आर गिवन बिलो, वो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला असूल, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, ऑल हिज फनरल एक्सपेंसेस एंड ऑल डेट बी पेड। सबसे पहले आपने जो उसके कर्जे हैं, जो कर्जे लिए होंगे उस फौत होने वाले ने, तो उसने जितनी भी प्रॉपर्टी छोड़ी आप उस प्रॉपर्टी को बेच के या नकद अमाउंट है तो उससे उसके कर्जे उतारेंगे, और उसके जो फनरल है जनाजा, उसके जनाजे के अखराजात उठाएंगे, कब्र की खुदवाई है, कफन दफन का इंतज़ाम है वगैरह वगैरह, जितने भी उनके अखराजात होंगे वो माइनस कर देंगे, बाकी जो अमाउंट बचेगी। फिर दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, अगर उन्होंने कोई वसीयत की है स्पेशल, देन एग्जीक्यूट द विल, जो उन्होंने वसीयत की है या ख्वाहिश है, अप टू 1/3, जितनी अमाउंट रहेगी उसका तीसरा हिस्सा, ऑफ हिज प्रॉपर्टी इफ आस्क्ड फॉर, अगर उन्होंने कोई वसीयत की है, किसी और को देनी है, मस्जिद को देनी है, किसी मदरसे को देनी है, या किसी और को देनी है अपने लीगल इनहेरिटेंस के अलावा, तो वो क्या करेंगे आप,
जितनी अमाउंट बच जाएगी कर्जा और जनाजे के पैसे निकाल के, उसका तीसरा हिस्सा ख्वाहिश के मुताबिक आप उस जगह पे दे देंगे जहाँ पे उन्होंने कहा था। तीसरे हिस्से से ज़्यादा नहीं देना। देन डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग इनहेरिटेंस अकॉर्डिंगली, और फिर जो बाकी बच जाएंगे दो हिस्से, अगर ये खर्चा होता है ये खर्चा होता है तो फिर बाकी जो बच जाएगी अमाउंट ये सारी माइनस करके फिर वो उनके बच्चों के अंदर, बेवा के अंदर और अहल खाना के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है अकॉर्डिंग टू शरिया। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद है व्हीकल इंश्योरेंस। तो इसके अंदर दो डेफिनेशंस छुपी हैं। सबसे पहले तो इंश्योरेंस किसको कहते हैं? इंसान अपने या अपने किसी भी रिलेटेड चीज़, फैक्ट्री है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, घर है, मोबाइल फ़ोन है, कोई भी चीज़ है इंसान की प्रॉपर्टी, तो वो किसी एक कंपनी के साथ मुआहदा कर लेता है कि भाई जब मुझे नुकसान पहुंचे मेरी गाड़ी को, तो आप मेरी गाड़ी ठीक करवा दीजिएगा, मेरा नुकसान पूरा करा दीजिएगा, तो मैं आपको इसके बदले, इस मुआहदे के बदले मैं आपको हर महीने, हर 6 महीने बाद या हर साल के बाद अकॉर्डिंग टू जो आपने शर्तें तय की हैं, मैं आपको पैसे देता रहूँगा, आप मेरा ये जिम्मेदारी ले लें। वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है कहती है चलें ठीक है, आप हमें इंस्टॉलमेंट्स देते रहें, हम आपकी जो गाड़ी है या आपके मोबाइल फ़ोन है या आपका बंगला है, आपका घर है, फैक्ट्री है, हम उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं कि खुदा ना खास्ता जब भी कोई मसला बना तो हम आपको इतने पैसे देंगे जितने वो डन करते हैं, एक दूसरे के साथ डील डन हो जाती है, फिर वो जब नुकसान होता है तो पे कर देते हैं। इधर लिखा हुआ है व्हीकल इंश्योरेंस। व्हीकल कहते हैं गाड़ी को, ठीक है, आपकी सवारी, इसकी इंश्योरेंस करवाते हैं आप। तो अब जो फॉर्मेलिटी है, जो प्रॉपर डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है वो ये है, व्हीकल इंश्योरेंस प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन। व्हीकल जो इंश्योरेंस होती है, बीमा, वो हमें देता है, हिफाजत देता है अगेंस्ट रिस्क टू द व्हीकल। जो व्हीकल होती है आपकी गाड़ी, उसके अंदर कोई भी एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, शर्तें तय होती हैं ना बाकायदा, ये नहीं कि पंक्चर होगी तो आप इंश्योरेंस वाले के पास चले जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। आप उसके अंदर शर्त तय होती है कि आपका एक्सीडेंट होता है, आपका सीवियर किस्म का कोई नुकसान होता है, तो फिर वो इंश्योरेंस की कंपनी पे करेगी। द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इन दिस केस, इस केस के अंदर जो पॉलिसी की रकम होती है, डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द व्हीकल। जो गाड़ी की असल कीमत होती है उसके हिसाब से फिर वो कंपनी कहती है कि अच्छा करोड़ रुपए की गाड़ी है, चले हम आपको मैक्सिमम 25 लाख तक रुपया दे देंगे, लेकिन आप ये कि 25 लाख हमें किस्तों में पूरा कर देना। तो इस तरह करके उनकी शरायत तय होती हैं, फिर उसके बाद उनका मुआहदा फाइनल होता है। अच्छा, लास्ट में लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस का क्या मतलब? हम पैसे दे के ज़िंदगी तो नहीं अपनी बचा सकते, मतलब कि जब फौत होना है तो उसके पैसे दे के तो हम नहीं बच सकते। जब इंसान फौत हो जाता है तो वो फौत होने से पहले इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुआहदा करता है कि भाई मैं जब फौत हो जाऊं तो आपने मेरी फैमिली को अमाउंट प्रोवाइड करनी है, ताकि ये ना हो कि मैं अचानक चला जाऊं और वो पीछे से रुल जाएं। इसलिए उनको इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक मुआहदा करना पड़ता है। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, करोड़, जितना भी हो, वो फिर किस्तों में कंपनी को देता रहता है। और अगर जितने साल का मुआहदा हो, 5 साल, 6 साल, उनके दौरान उसकी डेथ हो जाए तो फिर वो कंपनी जिम्मेदार होती है लीगल तौर पे कि वो उनकी फैमिली को पैसे दे ताकि वो अपना कारोबार सेट कर सके। अब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो यहाँ पे लिखी हुई है। लाइफ इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट। लाइफ इंश्योरेंस जो जिंदगी का बीमा है, ये एक ऐसा मुआहदा होता है बिटवीन द पॉलिसी ऑनर, पॉलिसी खरीदने वाला जो मालिक होता है पॉलिसी ऑनर, एंड द इंश्योरेंस कंपनी, और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है बीमा देने वाली, उनके दरमियान एक मुआहदे को कहते हैं फॉर एन एग्रीड टाइम। एक मुतफिका वक़्त, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल, वो डन कर लेते हैं ना। इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इस बात में मान जाती है टू पे बैक अ सम इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट, कि वो जो असल अमाउंट उनकी डन हुई है वो ओरिजिनल अमाउंट दे देगी, एंड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ एग्रीड पीरियड, जो पीरियड उनका डन हुआ है 5 साल का, उसके ऊपर, आर ऑन द डेथ आर क्रिटिकल इलनेस, या जब वो फौत होता है, या क्रिटिकल इलनेस यानी कि उन्हें मर्ज काफ़ी सवेयर किस्म की लग गई है, ऑफ द पॉलिसी ऑनर, उस वक्त वो पैसे देगा। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी सी इसमें इजाफा कर दूं कि मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए का वो कहता है कि मैं अगर 5 साल में, खुदा ना खास्ता 5 साल के लिए मैं आपसे मुआहदा करता हूँ 5 लाख रुपए में, कि अगर मैं 5 सालों के अंदर खुदा ना खास्ता मेरी डेथ हो जाती है तो आप मेरे घर वालों को 5 लाख रुपया देंगे। अब वो कंपनी कहती है कि आप हमें 5 लाख जमा तो करवाएं। तो वो बंदा क्या कहता है कि मैं आपके साथ मुआहदा करता हूँ, मैं आपको हर साल 1 लाख रुपया दूंगा। पहले साल उस बंदे ने 1 लाख जमा करवा दिया, अगले साल भी 1 लाख जमा करवा दिया, अगले साल भी 1 लाख जमा करवा दिया। अब चौथे साल बंदे की डेथ होगी, लें जी, यहाँ पे बंदा ख़त्म हो गया।
अब उस बंदे ने तो कंपनी को 3 लाख दिया है, कंपनी पाबंद है 5 लाख देने की। तो यही तो फायदा होता है इंश्योरेंस का, कि कंपनी ने 5 लाख ही पे करना है उसके घर वालों को। अकॉर्डिंग टू कंपनी ये वेरी करती हैं शराइत, में दोबारा बता दूं आपको वजाहत के लिए, लेकिन कंपनी पे करेगी 5 लाख रुपए उनकी फैमिली को, बिकॉज मुआहदा किया। अच्छा जी ठीक है, लेकिन खुदा ना खास्ता बंदे को सवेयर किस्म की जो इलनेस है वो हुई है जाके 5वें साल। अब 4 किस्तें तो उसने ये दे दी थी, 5वीं किस्त वो नहीं दे सका, बीमार हो गया, बिल्कुल लाचार हो गया, चारपाई पे चला गया। अकॉर्डिंग टू जो शराइत हैं उनके मुताबिक कंपनी पाबंद है कि ये उस बंदे को 5 लाख रुपया दे, हालांकि उसने 4 लाख जमा करवाया। लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो कि 5 किस्तें वो दे दे बिल्कुल खैर वाफियत के साथ, और 5 सालों में उसको कुछ भी ना हो। अब ये टोटल 5 लाख है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो मुआहदे के अंदर एक चीज़ और मज़ीद भी ऐड कर लेती हैं कि भाई अगर आप गुड लक वाले हुए, आपकी किस्मत अच्छी हुई, तो हम आपको 5% प्रॉफिट भी देंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि 5 लाख तो आपने जमा करवा दिया, इसके ऊपर 5% मुनाफा हम देंगे। 5 लाख का 5% कितना बनेगा अभी हम निकाल लेते हैं। ये 2 जीरोस कैंसिल, 5 5 25 और ये साथ में 3, तो जनाब 25,000 रुपया एक्स्ट्रा भी देंगे। 5,25,000 रुपया देंगे 5 साल बाद कंपनी वाले। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या फ़ायदा फिर? तो ये जो 5 लाख आपने किस्तों में दिया है, कोई आप अकेले बंदे नहीं हैं जो इस कंपनी को पैसा दे रहे हैं। इस कंपनी के अंदर कोई आप जैसे हज़ारों बंदे और हैं, वो भी पैसे दे रहे हैं। तो एक महीने में अगर 1000 बंदा इंस्टॉलमेंट देता है तो उनके पास 1,000 इकट्ठा नहीं, 1 लाख इकट्ठा नहीं होता, 1 करोड़ इकट्ठा होता है। और वो उस करोड़ को इन्वेस्ट करके उसके ऊपर पैसा कमाते हैं दूसरे कारोबार से, और उसमें से अगर वो 5 सालों बाद आपको 25,000 रुपया दे देते हैं तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यह इस तरह से चलता है जो बीमा पॉलिसी है या इनका जो कारोबार है। इसी तरीके से बैंकिंग सिस्टम है सारा, कि आपसे ही पैसा लेके वो आवाम को देते हैं और वहाँ से पैसा कमा के उसमें से 2-3%, 4% पैसे वाले बंदे को वापस कर देते हैं और बाकी अपनी जेब में डाल लेते हैं। खैर, वापस आते हैं। इन रिटर्न द पॉलिसी ओनर एग्रीज टू पे रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम कहते हैं किस्त को। कौन सी किस्त? जो ये इंश्योरेंस वाली किस्त देनी होती है हर साल, वो बंदा पाबंद होता है कि उसने सालाना, 6 महीने या हर महीने, ये डिपेंड करता है पॉलिसी की शर्त के ऊपर कि उन्होंने किस्तें पे करनी है। वो रेगुलर पे करता रहेगा जब तक कोई हादसा वगैरह ना हो या जब तक उनकी मुद्दत पूरी ना हो। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक रिव्यू एक्सरसाइज 1B इसका रिव्यू किया और इसके जो क्वेश्चंस थे या इसके अंदर जो चीज़ें थी उनको सॉल्व किया, MCQs डेफिनेशन। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चंस हो सके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और फिर हम डोमेन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।